हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के शो में हमें ज्वाइन किया अभिषेक मिश्रा जी ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम करे। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आपको पहले तो रमजान की मुबारकबाद। और भारत है में मुबारक। आज रामनवमी है और प्रभु राम का मैं काफी बड़ा फॉलोअर हूँ। तो राम जी, राम भारतीयों को और आपको सलाम वालेकुम एंड देन थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, आज आपसे हम बात करेंगे कि इंडिया के स्टार्टअप कल्चर की, और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो भारत की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नारा बुलंद हो रहा है पब्लिक में कि हमें भारत के साथ विलय करा दें। तो भारतीय लोग इस नारे के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, विलय जो वर्ड है ना, लोग बोलते हैं इसका मतलब अगर आप विलय कर भी देंगे, लेट से कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो गया, तो क्या होगा उससे? जो ये आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो वही रहेगी ना, पाकिस्तान वही रहेगा। उसका नाम आप पंजाब वापस से कर देंगे और सिंध हो जाएगा, पाकिस्तान नाम हट जाएगा। आपकी जो जो कौन जो जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा, जो आपका पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा, उसका भले नाम चेंज कर देंगे आप। जैसे जब इंडिया आजाद हुआ तो सारा का सारा जो ब्रिटिश इंडिया में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था वो सेम था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो जब आपको इंडिपेंडेंस मिल गई तो क्वेश्चन ये था कि जो मैटर्स अब अंग्रेजों ने आपको 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दी। अब उनके द्वारा बनाए गए जो पुलिस के इंस्टीट्यूशंस थे या इदारे थे, जो जुडिशरी के संस्थाएं थी, जो रेवेन्यू की जजदाई थी, वो तो नहीं खत्म हो जाएंगी ना, वो तो ब्रिटिशों की थी। उनमें ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटेड किए गए लोग थे। तो आप देखें, अगर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 देखें तो उसमें है टेम्पररी एंड ट्रांजिशनरी पोजीशंस, जिसमें कि आर्टिकल 370 भी था कश्मीर का। जी, वो पूरा टेम्पररी एंड ट्रांजिशनरी की, इससे पहले कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले और हम अपनी सिस्टम और अपनी अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उनका क्रिएशन करें। जो अब जैसे कुछ डिस्प्यूट मुकदमे तो ब्रिटिश इंडिया में चल रहे होंगे 15 अगस्त 1947 को, वो खत्म थोड़े हो जाएंगे सारे प्रॉपर्टी के मैटर, या किसी का रेप का मुकदमा चल रहा होगा, किसी का हत्या का मुकदमा चल रहा होगा, वो सब खत्म थोड़े हो जाते, वो तो चल ही रहे थे ना। आपने आजादी दी तो अब आपको एक ट्रांजिशन करना था कि वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से इंडियन इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेंगे। क्योंकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को इन इफेक्ट हुआ। इन 3 साल तक 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, तो हम किससे गवर्न होते थे? उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेम विद द पाकिस्तान, कि आपने, चूंकि आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन और भी देर में आया, तो आप बेसिकली इंडिपेंडेंस तो नहीं कहा जा सकता। आपने, यू नेवर गॉट इंडिपेंडेंट, यू गॉट डिवीजन, यू गॉट पार्टीशन, राइट? पार्टीशन से जो पाकिस्तान आया, आप खुद भी सोचे ना कि भाई आप मान ली 14 अगस्त कोई वजूद में आ गया, विच इज साइंटिफिकली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट, बट एनीवेज आपके हिसाब से चलते हैं। तो अब आप अगर 14 अगस्त को वजूद में आ गए तो आपकी इंस्टीट्यूशन कौन सी थी? आपके प्रधानमंत्री कौन बनता है, आपका वजीर आजम कैसे बनता, आपका चीफ जस्टिस कैसे बनता, कौन सा लॉज आप लगाते हैं, क्रिमिनल लॉ में शरिया लॉ लगाते हैं या पाकिस्तान पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड लगाते, पाकिस्तान पिनल कोड नाम की कोई चीज तो थी नहीं। आप कैसे मैटर्स का, डिस्प्यूट्स का निवारण करते, मतलब उनका जो है डिस्पोजल करते? पॉइंट जो आपका जो क्वेश्चन है ना, कि विलय करते, विलय करने का कुछ नहीं होगा। विलय क्या करना है? ये हटा दीजिए। ये जो वाघा बॉर्डर पे ये इतना बड़ा बड़ा पैर उठा के दोनों तरफ से बेचारे वो करते हैं, उनके घुटने कैसे, भैया वो ऑस्कर जीत गया इसी घुटने को हिला करके, क्या नाम है, रामचरण। और वो अगर हाँ ये जी। घुटने वो अच्छी जगह नाटू चलाएं तो नाटू देखिए के। ऑस्कर आपको मिलता है डांस पे, नाटू नाटू वाला डांस जो है। जी। तो विलय मैंने इज, यकीन व्हाट इज करें, विलय? व्हाट इज विलय? मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जैसे बोलो हमने बोलो। वाघा बॉर्डर की बात की, मैंने एक वीडियो देखी कि वहां पर एक सोल्जर ने इतने जोर से पैर मारा कि उसका जो बूट था वो फट गया। मतलब वहां पर इतना ज्यादा जज्बा और एनर्जी दिखाई जा रही है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि अगर वो किसी और जगह पे यूटिलाइज हो जाए तो आपको ऑस्कर मिल सकती है। बात तो ये है कि आपके सही टाइम पे सिलेक्शन क्या है। देखिए, आपका क्वेश्चन एसेंशियली बड़ा इंपॉर्टेंट है। विलय कर दिया जाए, विलय करने का क्या, विलय से क्या होगा? आप कोई पंजाब उठ करके तमिलनाडु में थोड़े चले जाएंगे, आप वही रहेंगे, लोग आपके वही रहेंगे। सारा इंडिया, यूपी बिहार तमिलनाडु कर्नाटक, ये बैठ के वहां थोड़े चला जाएगा, आप वही रहेंगे।
आपको पता है विलय करना है तो क्या करना है आपको? सिर्फ 3 चीजें करनी है, विलय हो जाएगा। टू नेशन थ्योरी को स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड करें। टू नेशन थ्योरी की हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और मुसलमान एक नेशन है, ये आप रिजेक्ट करें। मुसलमान एक नेशन नहीं है, ये प्रूफ हो चुका है। सीरिया और इजिप्ट एक साथ रहने के लिए आए थे, नहीं रहे। वो अफ्रीकन थे, वो अरब थे, उन्होंने कहा नहीं रह सकते हम साथ में। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एप्लीकेशन दी कि हमें एक कंट्री बना दिया जाए, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक करके। 10 साल के बाद वो दोनों ने कहा कि नहीं भैया, हम अलग अलग है, हम सीरियन है, ये इजिप्शियन है, इनका अलग है, मेरा अलग है। मुसलमान कौम नहीं है, मुसलमान एक आपकी अकीदे का नाम है, जो आपकी स्पिरिचुअल कंटेंट है। बार बार ये स्टैब्लिश हो गया। अफगानिस्तान से आपकी जो लड़ाई है वो किस बात की है? तालिबान में अब चलिए, जब तक गनी था तो गनी तो इंडिया का एजेंट है वहां पे। 2 लाख 3 करोड़ और या 3 करोड़ 32 लाख इंडिया के सिफारत खाने खुल गए हैं, इसलिए हम परेशान है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब तो तालिबान आ गया, अब तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी। अब आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, अगर मुसलमान एक कौम है तो आप सबसे पहला विलय पाकिस्तान और अफगानिस्तान का करा ले। अब ईरान और पाकिस्तान का करा ले, जरा करके देखने आप। एक फॉसिफाइड थ्योरी है जिसका कोई बेसिस नहीं है। और कुछ विलय हमारे, आप वही रहते हैं, हम यही रहते हैं ना, हम बनारस के रहने वाले हैं, आप लाहौर की रहने वाली हैं, हम वही रहते हैं, हम कोई अपना घर थोड़े चेंज कर लेते हैं। होता विलय करना है तो क्या करना है? ये जो थ्योरीज जिसने इतनी बड़ी एनिमोसिटी को जन्म दिया कि टू नेशन थ्योरी, की हिंदू और मुसलमान, यानी कि मैं अपने घर में मुसलमान बन जाऊं, मेरे भैया हिंदू रहे तो मैं उनसे अलग कौम हो गया। दिस इज डिरेंजमेंट ऑफ माइंड। आप ऐसे ही हुआ होगा ना कि हमारे घर वाले, जैसे खोजा मुस्लिम है, आप शायद जिन्ना के बारे में देख ले, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में, खोजा मुस्लिम थे, उनके बाप हिंदू थे। भाई कोई रातों रात कन्वर्ट हो गया तो आप कहते उसकी कौम बन गई। नेशन ऐसे नहीं बनते नहीं भाई, बदल सकती। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट टेक्स। नहीं नेशन बदल बनने के लिए सकती। कल्चर, आप हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का मुसलमान पिछले 150 साल से वो कल्चर ढूंढ रहा है। कोई कह रहा है कि मेरी कल्चर पठानी शेर, वो क्या कहते हैं, पठानी सलवार सूट है। हमारे यहाँ कह रहे नहीं, हमारे अचकन है। और कोई मुसलमान कह रहे नहीं, हमारी तो लुंगी है। अब वो इसी पे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि मुसलमान होने का कपड़े से क्या लेना देना है। भाई यहाँ का मुसलमान जो है, मैं अलमाटी में बैठा हूँ, यहाँ का मुसलमान -30 डिग्री में रहता है। वो अगर अचकन पहन ले, वो अगर लुंगी पहन ले, वो अगर ये अरबी जो जो क्लोक है वो पहन ले, वो तो ठंड में मर होगा, जाएगा। हाँ, मर जाएगा। भाई भगवान से आपका रिश्ता कौमें नहीं बनाता, भगवान से आपका रिश्ता आपको मानसिक शांति देता है। कि भाई हमें, मेरी समस्याएं हैं, मुझे जो मैं नौकरी चाहता हूँ नहीं मिल रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, मुझे मेरी मसन का, मुझे घर नहीं मिल रहा है, मेरी कार नहीं हो रही है, सामने वाला पड़ोसी जो है वो साला दिन रात तोगड़ोकी कर रहा है, उसके बच्चे लम्स में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो है वो लाहौर के पब्लिक स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। ये सब चिंताओं के लिए आपको जाना पड़ता है किसी ऐसी फोर्स के बाद जिसपे आपको ये विश्वास हो कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। इंसानों के पास जाएंगे तो आप डरेंगे, यार मैं इससे कुछ कहूँ ये साला किसी और को बता देगा। लेकिन आप जब अल्लाह के पास जाती है, भगवान के पास जाती है, तो ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूँ। या आपका आपका थ्योरी है कि मैं इससे डरता हूं तो मैं इससे कुछ मांगूंगा तो ये रहमत वाला है तो दे देगा। यही है ना, मांगने के लिए जाते हैं ना। अल्लाह का कॉन्सेप्ट है कि देने वाला। करेक्ट है। ठीक है। देने पॉइंट ये वाला। है कि अगर आप विलय करना चाहती हैं, 3 चीज कीजिए। और आप जैसे लोग विलय हो चुके हैं, मैं शाइला को जब मैं सुनता हूं तो बस मुझे क्या है भाई, विलय हो चुका है ऑलरेडी, दिल से हम मिल चुके हैं। टू नेशन थ्योरी इज एन ऑब्सोलीट थ्योरी, इसको खत्म कर दे इमीडिएटली, राइट अवे, लिखे किताबों में। ठीक है, खत्म करें इसको। सेकेंड, ये जो न्यूक्लियर वेपन और इतनी बड़ी बड़ी आर्मी और ये सब है, और ये कि इस्लाम ही हमारा कल्चर है, इस्लामी, इसको खत्म करें। सेक्युलराइजेशन की तरफ जाए। सेक्युलराइजेशन इज अ प्रोसेस। मैं बताऊंगा आपको, सेक्युलराइजेशन इज अ प्रोसेस, नॉट एन आउटकम। जो यूरोप ने किया, यूरोप ने अपनी सोसाइटी को सेक्युलर बनाया है। अपनी सेक्युलराइजेशन जब आप करते हैं, यानी अभी आपका जो पूरा सोसाइटी है उसका सेंटर है कुरान। आपकी आइडेंटिटी मुसलमान कहां से होती है? कुरान से होती है। आपके कुरान। गवर्निंग प्रिंसिपल्स कहां से आते हैं? क्योंकि आपको जो काजी साहब कहेंगे कि ये करना है ये नहीं करना है, सब कुरान से आता है। आप इसको पर्सनल अफेयर बना दें। ठीक है, सेक्युलर, आपको मैन मेड लॉस की जरूरत है। आप दोनों नहीं रख सकते, या तो मैन मेड लॉस चलेंगे या तो आपके पर्सनल लॉस चलेंगे। आपके आपके ये शरिया लॉ चलेंगे, दोनों को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हालांकि शरिया लॉ भी मैन मेड लॉ है, लेकिन उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि शरिया लॉ में काजी साहब आकर के वो खाली अपनी एक ही जो स्टडी है उनकी स्पेशलाइजेशन, उसी पे वो जोर मारते हैं। तो बाकी ह्यूमैनिटी को चूंकि वो अलग कर देते हैं, तो वो बाकी ह्यूमैनिटी के लर्निंग से सीखते ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ लर्निंग उनको मुसलमानों से ही सीखना है। जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी तो आतिफ मियां करके इतना टैलेंटेड पाकिस्तानी स्कॉलर था, आईएमएफ में काम करता था, उसको इसलिए हटा दिया कि उनका उनका रिलीजन कुछ और।
ये सब करे, आपको इस्लाम नहीं छोड़ना। देखिए इस्लाम एंड अगर पाकिस्तान का मुस्लिम ये सोचे कि हिंदुइज्म गायब हो जाएगा, सनातन गायब हो जाएगा, ये सब बदल जाएगा, नहीं होने वाला है। और अगर इंडिया का हिंदू ये सोचे कि मुसलमान गायब हो जाए, सब एक्स मुस्लिम बन जाए, नहीं होने वाला है। इस्लाम इज हियर टू स्टे फॉर एवर। Sanatan is here to stay forever. The question is that what form of Islam and Sanatan would exist. Present form of Islam is completely incompatible not with Sanatan but with everything. तो आपको जो करना है वो है कि आपको इस्लाम को पर्सनल मानना है। कि शैला गई, जैसे शैला ने बताया कि सर मैं फास्ट रखती हूँ, मैं अजान में मैं नमाज पढ़ के आपसे बात करूंगी, यू आर अ वेरी प्योर मुस्लिम, राइट। आप दुनिया आपकी बातों को सोच के लगे अरे ये तो कैसी मुसलमान ही नहीं है, ये तो बस ये ऐसी बातें करी। नहीं भाई, आपका ट्रस्ट है उस गॉड पे, और आप व्रत मतलब क्या, फास्टिंग करती हैं, नमाजें पढ़ती हैं, यही करना है। आप ये कर दीजिए, बात खत्म, विलय कंप्लीट। विलय के लिए कुछ कुछ ऐसा नहीं करना है कि हमें पूरी भूमि वहां से उठानी है और जाकर के काशी में लग देनी है, या पूरी काशी की भूमि उठा करके लाहौर में रख देनी है। ऐसा नहीं होने वाला है। होने वाला है दिमागी विलय, मेंटल, जिसे कहते हैं ना मेंटल मीटिंग ऑफ माइंड्स। दिल से तो हम लोग मिले हैं, चमड़ी से, स्किन से, भाषा से, कल्चर से, सब आप हमारा ही है, सेम है। आप उसमें थोड़ी सी एक्सेप्टेंस कर लें, विलय हो जाएगा। और जो आप कर रही हैं इट्स अ विलय। आपके मन में मेरे लिए कोई अक्रिमनी नहीं है क्योंकि मैं एक मुशरिक हूं, मेरे मन में आपके लिए कोई अक्रिमनी नहीं है क्योंकि आप अल्लाह को मानती हैं। हम दोनों को एग्जिस्ट कर रहे बिल्कुल सही। हैं। किसका कौन सा अकीदा है, ये इंसानों का काम नहीं है आपको ये बताए कि किस भगवान को मानो, किस अल्लाह को मानो, किस उसको मानो। नहीं है भाई। अगर जब स्टेट इस पे आ जाएगा ना कि उसको ये बताना कि ये अल्लाह को मान रही है कि नहीं मान रही है, ये फलाने को मान रही है, ये भगवान राम को मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इस पे जब स्टेट आ जाएगा ना तो उसका ये इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो फिर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी देखे, कि हॉस्पिटल देखे, फिर वो इस थ्योरी को बचाने में लग जाएगा। फिर जो जो लोग हैं वो सेकेंडरी हो जाएंगे। स्टेट का प्रिंसिपल हो जाएगा सेव दी रिलीजन। तो वो आपका हमारा आपका विलय, मैंने आपको कह दिया, सिर्फ दो चीज करें, कैंसिल टू नेशन थ्योरी, एक्सेप्ट योर पास्ट एंड हिस्ट्री। आपने क्या किया कि इस्लाम की स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कुछ चीजें कर ली कि भाई इस्लाम अगर सही साबित करना है तो पहले जो अब भाई आप, भगवान राम, आज उनकी जन्मदिन है, भगवान राम का क्या है भाई, उनके पिता ने कहा कि चले जाओ जंगल क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ को मैंने वचन दिया है कि उसका बेटा राजा बनेगा। वो जंगल चले गए, वहां पे बेचारे इतनी इनकी किस्मत खराब कि उनकी बीवी को किसी रावण ने उठा लिया। अब वो चूंकि एक बीवी का उन्होंने व्रत किया था कि मैं एक स्त्री के अलावा किसी को नहीं करूंगा, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपनी बीवी को बचाने चले गए। जब उन्होंने रावण से युद्ध किया, पहले कहा भाई देखिए हम लड़ना नहीं चाहते, क्यों लड़ना है आप हमसे। रावण ने जिद कर ली कि नहीं हम तो लड़ेंगे ही आपसे। रावण जब जिद किया तो रावण को मार दिया। जब रावण को राम ने मार दिया तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई से कहा ये प्रकांड विद्वान है, जाके इससे पहले ज्ञान लो, ये है शत्रु। तो इसमें इसमें कहां से रिलीजन आ गया? ये तो किसी का भी हो सकता है ना आदर्श। तो अगर आप ये भी मानते हो कि 1,24,000 पता नहीं कितने अंबिया आए हैं, तो रामनवमी क्यों नहीं सेलिब्रेट हो रही है आपके यहाँ? ये आप कि दोनों चीजें क्यों? लाहौर राम के बेटे का शहर है, और अगर 1,24,000 अंबिया आए, अगर हम आपकी ही फिलोसफी मान लें तो आज तो रामनवमी आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए, नहीं हो रही है। राम के बेटे के शहर में रामनवमी नहीं है, आप उसको कहीं और से, आप अपनी अपनी जड़ों से जुड़े। आपको इस्लाम नहीं छोड़ना है। इस्लाम इज हियर टू स्टे इन योर हार्ट। It's a relation. Islam is a relationship between you and a God, and your culture is a relationship between you and me. तेरा मेरा रिश्ता क्या? भारतीयता। और गॉड से जब आप पूछेंगे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोथ प्रिंसिपल्स कैन को एग्जिस्ट। जब आप गॉड से बात करेंगी तो आप पूछेंगे गॉड, अल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या है? तो गॉड कहेगा तेरा मेरा रिश्ता है शैला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अगर आप अभिषेक से बात करेंगे कि अभिषेक तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तो मैं कहूंगा कि राम से मेरा नाता है वो आपसे भी है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे। वो पूर्वज थे, उन समय कोई इस्लाम नहीं था, उन्होंने कोई इस्लाम के अगेंस्ट में बात नहीं करी थी। आपको तक्षशिला को अपनाना पड़ेगा। आप रियासत मदीना बनाने पे तुले हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रियासत मौर्यन अंपायर आपके यहाँ बना हुआ था, उसको आपने त्याग दिया। आप सब कुछ बाहर से लाना चाहते हैं, आप अरब बनना चाहते हैं, आप नहीं हैं अरबी। आपने एक कोई बुराई नहीं है कि आपने मक्का का रिलीजन लिया, बहुत अच्छी चीज है, आप ले, उससे आपको सुकून मिलता है, ले। लेकिन उसमें अपना कल्चर की यहाँ सब गलत हो रहा था, ये क्यों कहना भाई कि इस्लाम के आने से पहले सब हिंदुस्तान में गलत हो रहा था, औरतों को उनका स्तन छुपाने के लिए नहीं दिया जाता था, और इस तरीके की अजीब अजीब थ्योरी बना रखी है।
इंडियन हिस्ट्री को वेस्ट में पढ़ते हैं, और आपके यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री को बताते हैं कि यहाँ पे शूद्रों के साथ ये हो रहा था। अगर शूद्रों के साथ इंडिया में इतना अत्याचार हो रहा था, आज इंडिया में टोटल परसेंट का 3 से 4% ब्राह्मण है बस, मेजोरिटी है वो शूद्र है। मेजोरिटी लड़ाई इस्लाम से शूद्रों ने लड़ी या छोटे कास्ट के लोगों ने लड़ी, हमने नहीं लड़ी। कश्मीर में आर्टिकल 35A के अंडर में जो पाकिस्तान से भाग करके हिंदू लोअर कास्ट के गए, उनको कश्मीर के अंदर ये था कि आप सिर्फ और सिर्फ छोटी काम करेंगे, ये झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, यही आपका काम, इससे ऊपर आप नहीं कर पाएंगे। वो चाहते तो मुस्लिम बन जाते और अपना वो स्टेटस ले लेते, नहीं बने वो। तो ये की थ्योरी है भाई, हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे सब बड़ा हॉन्की डोरी था। हर सोसाइटी में खराब प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, बहुत सी खराब प्रैक्टिसेस थी हमारी सोसाइटी में, हम एक्सेप्ट करते हैं। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे बहुत उसका गलत उपयोग हुआ, उससे जातियां हुई, मगर ये कि सब बुरा हो गया, ऐसा नहीं था। उसको आपने जितना मैग्नीफाई किया वैसा नहीं था। अरे भाई, यहाँ पे लोगों ने वो बामियान की मूर्ति देखी ना बुद्धा की, वो सोचिए कितने काबिले तारीफ लोग थे कि उन्होंने मूर्ति बना दी पहाड़ों में खोद खोद के, उतरा ऊपर पहुंचे कैसे। आप जरा यहाँ पे आकर के, हमें पाकिस्तान में क्या है कि मुगलों ने जो बनाया सिर्फ वही हमारा है, लाल किले से हम जुड़े हुए हैं और ताजमहल से जुड़े हैं। अरे भाई, आपके परदादाओं ने ऐसी खूबसूरत खूबसूरत और ऐसी साइंटिफिक आर्किटेक्चर के मंदिर बनाए हैं, जो आर्किटेक्चर बनाए उनको तो देख ले, कि खाली मुगल का आर्किटेक्चर आपका आर्किटेक्चर है। आप मुगल के आर्किटेक्चर को गले लगाए, लेकिन अपने आर्किटेक्चर को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या रिजेक्शन के बिना कोई, ये क्यों कहना? और आज अगर इंडिया गलत होता तो इंडिया यहां नहीं होता जहां है। पहले इंडिया को गलत बहुत लोगों ने कहा, इंडिया को गलत यूरोपियंस ने कहा, इंडिया को गलत बाकी लोगों ने कहा, लेकिन इंडिया सर्वाइव किया। क्यों सर्वाइव किया? अगर सब इतना गलत होता तो इंडिया सर्वाइव नहीं करता, टूट जाता, खत्म हो जाता। इंडिया कभी टूटा नहीं। आप हमसे अलग हुए, लेकिन आप ही देखिए वापस आ रहे हैं। एक थ्योरी है, जेनेटिक थ्योरी, उसका नाम है एटाविज्म। जब आदमी बदलता है ना, उसके अंदर एक एक जीन्स ऐसा रहता है जो उसकी जो उसको उसके पुरखों से जोड़ती है। तो वो जीन्स ऑफ एटाविज्म जो है ना, वो आप पाकिस्तानियों के अंदर वापस आ रहा है। तो टू कट शॉर्ट, बहुत लंबा बोल दिया, विलय हो चुका है, आप उस रास्ते पे बढ़ चुके हैं। आप ये वीडियो पब्लिश करेंगी और इसको पब्लिश होने दिया जाएगा, दैट मीन्स वी आर ऑलमोस्ट देयर। 40-50 साल बाद की बात और है। पुस्तकें चेंज करें, अपना अपना जो वो है हिस्ट्री पढ़ाइए, जो ऑनेस्ट हिस्ट्री है वो पढ़ाइए, कि विलय हो चुका है, उसमें इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है, जिसमें से एक अहम फैक्टर जो है ना, वो इंडिया का जो स्टार्टअप है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में ज्यादातर जो है वो आबादी नौजवान तबके की है, नौजवान यंगस्टर बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का स्टार्टअप कल्चर क्या है ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, गुड क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की इकोनॉमी कभी सरप्राइजिंग नहीं थी। इंडिया की इकोनॉमी, आप अगर ओईसीडी की रिपोर्ट पढ़ लें, ओईसीडी ने एक 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री का पेपर तैयार किया था। सो दे फाउंड आउट कि 2000 साल की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री उन्होंने सर्च की विद डेटा, तो उसमें उन्होंने पाया कि सिर्फ 200 साल ऐसे थे जिसमें, और जब वो इंडिया का कॉलोनाइजेशन हुआ, जब बाहर की फोर्सेस ने आई और इंडिया को कॉलोनाइज किया, इंडिया को लूटा, जिसमें स्पेशल यूरोपियन और फिर ये कुछ मुगल और ये बाहर के भी आक्रांता आए, तो उसमें उस दौरान इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी गिरी, काफी गिर गई। जब अंग्रेजों ने इंडिया को छोड़ा तो इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% था। जब अंग्रेज इंडिया में आए थे और जब मुगल्स इंडिया में आए थे, तो उस समय इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में 30% था, 30%। सो इंडियन इकोनॉमी जो आज कर रही है वो एबरेशन नहीं है, वो रूल है इंडिया की। और आपको ये भी मैं बता, आपका पड़ोसी मुल्क चाइना, उसकी भी इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमिक थी, कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक हिस्ट्री की स्टडी की गई, पूरी दुनिया में अगर 100 रुपए मिलके कमाए जाते थे तो 55 रुपए सिर्फ इंडिया और चाइना कमाता था। ये इंडिया और चाइना का इकोनॉमी था। इसको, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, ये गोरों ने आकर के हमें लूट करके, कॉलोनाइज करके, हमारे रॉ मटेरियल को वापस इंग्लैंड में भेज करके हमें गरीब किया और खुद को अमीर किया, और बाद में हमें कहा कि हम थर्ड वर्ल्ड नेशन है।
ये जरा ओडेसिटी ऑफ उनके स्कॉलर्स को देखिए कि हमें तुमने लूटा, हमारे तुम सामानों को लेके गए, हमारे कल्चर को तुमने तबाह और बर्बाद किया, और तुम कह रहे हो कि हम थर्ड वर्ल्ड नेशन है। तुम आए कहां से थे? अगर आज तुम्हारी जो रिचेज है जो यूरोप की, वो तो हमारे पैसों की बनी हुई है। एनीवेज, सही कह रहे तो इंडिया की इकोनॉमी शुरू से, इंडिया सोने की चिड़िया आज नहीं बना, बल्कि अभी तो ये बहुत कम है। इंडिया के आज भी वर्ल्ड इकोनॉमी में आज इंडिया जो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर या $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना अराउंड 15-16 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है, और अमेरिका भी मेरे ख्याल से यही $20 ट्रिलियन के इकोनॉमी। तो अगर आप देख ले तो उसके कंपेरिजन में अभी इंडिया कम है। लेकिन जो प्रोजेक्टेड इकोनॉमी है वो है कि 2050 में इंडिया, चाइना और अमेरिका, यही तीन होंगे। इंडिया करीब करीब आपका 12-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, चाइना करीबन $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, और अमेरिका करीब करीब 16-17 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो ये तो होना ही है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये हमारे लोगों ने हमको बताया। अब जैसे इंडिया में आप पढ़े ना, 50-60-70 के दशक में इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होता था 1%, 2% जीडीपी का ग्रोथ जो होता था, तो ये कहते थे ये हिंदू ग्रोथ रेट है। अगर हिंदू जी ग्रोथ हिंद रेट था तो ये जो 2000 साल पहले से ये 25% वर्ल्ड जीडीपी का था, उसको भी तो हिंदू ग्रोथ रेट बोल देते ना, उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आपने क्लोज्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया, रशियन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को आपने क्लोज किया, जिसमें कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो गई, कि लोगों को बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट कौन है भाई? कौन है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में ये जो कुछ ब्यूरोक्रेट आ जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि शाला इंटेलिजेंट है, उसके पास कितनी बिजनेस कैपेसिटी है। अगर उनके पास बिजनेस कैपेसिटी होती तो वो नौकरी ना कर रहे होते सरकार की, बल्कि वो बिजनेस कर रहे होते। बिजनेस करने वाला 10 लोगों को नौकरियां देता है, वो सरकार को बैठ नहीं जाता कि टैक्स ले लो और फिर लोगों के मेहनत के किए हुए पैसे को तुम अपनी पावर का सोर्स समझो। तो पॉइंट ये है कि इंडिया वाज ऑलवेज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इट्स नॉट हैपनिंग। आप तो सुना होगा भारत सोने की चिड़िया थी, ठीक है ना? जी सोने की चिड़िया ऐसे थोड़े बन गई। अब आते हैं कि ये स्टार्टअप के बात पे, आपके प्रश्न पे। तो ये पहली बात की वर्ल्ड के लिए, अगर ये जो वर्ल्ड को जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हिस्ट्री इज करेक्टिंग इट्स कोर्स, जो सही है वो सही हो रहा है। इंडिया का जो पोजीशन है 10 साल 20 साल में, अगर मैं जिंदा रहा, मतलब 20-25 साल, तो मैं देखूंगा उसको। तो आप भी देखेंगी, आप तो कंफर्म ही देखेंगी। तो ये है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो एक ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं वो हिस्ट्री की स्टडी कर ले, उनके सामने आ जाएगा। हिंदू फॉर्म ऑफ लाइफ, सनातनी फॉर्म ऑफ लाइफ वाज वेरी इकोनॉमिकली रिच एंड इकोनॉमिकली, जिसे कह लीजिए, ट्रेंड। एनीवेज, अब आइए स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या है? बेसिकली स्टार्टअप इसलिए किया गया, स्टार्टअप की पहले फिलोसफी समझिए, फिर इसकी इकोनॉमिक समझा देता हूं मैं। स्टार्टअप इसलिए क्योंकि जब इंडिया में ये ईस्ट इंडिया कंपनी गई और इंडिया ने आजादी पाई, तो हमारी सोसाइटी के जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने ये किया कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर बैठ गए। सब कुछ स्टेट, रेलवे स्टेट चलाएगा, स्टील कारखाने स्टेट चलाएगा, कुछ भी चीज अगर करना है, मेजर बिजनेस है तो स्टेट करेगा, और जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था स्टेट से जाके। स्टेट ये भी बताता था कि कितना प्रोड्यूस करना है। अगर आपने पतंग बनाने की फैक्ट्री लगाई है तो आपको स्टेट बताता था कि आप 1000 पतंग से ज्यादा नहीं बताएंगे। तो इससे क्या होता है ना, आप रेगुलेटेड इकोनॉमी कभी सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ का प्रोफेसर रहा हूं। जितनी भी रेगुलेटेड इकोनॉमी थी, जो रशिया बैक्ड सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी थी, सारी फेल हो गई। ईस्ट यूरोप का आप स्टडी कर ले, नोमुरा करके एक कंसल्टिंग फर्म है, नोमुरा की आप बिजनेस स्टडी करें। नोमुरा ने जितनी कंसल्टिंग ये ईस्ट यूरोप के कंट्रीज के लिए की है, इंक्लूडिंग रशिया, उतनी किसी के लिए नहीं की। सब ने अल्टीमेटली अपनी इकोनॉमी को खोला। इकोनॉमी को खोलने का मतलब क्या होता है? अरे मेरे पास बिजनेस आइडिया, आज शैला है, शैला एक लड़की है, वो अपना बिजनेस कर रही है। कैसे? कि उसने यूट्यूब पे अपना चैनल खोला, वो लोगों को विचारों को रख रही है, उसकी कमर्शियल यूटिलिटी है। बिकॉज आज की डेट में डेटा एक कमोडिटी है। आप जो पैसे कमाएंगे वो कैसे कमाएंगी? यूट्यूब, इंटरनेट चाहिएगा। इंटरनेट मतलब डेटा, डेटा का कंजम्पशन होगा, लोग आपकी यूट्यूब वॉच करेंगे, वो डेटा का पैसा लगेगा, वो डेटा आपको पैसा जनरेट करेगा, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं यूट्यूब नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे यूट्यूब देखने के लिए क्या खरीदना पड़ेगा? इंटरनेट का डेटा। तो इंटरनेट का डेटा, अगर आपका यूट्यूब का प्रोग्राम नहीं है, मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो वो डेटा मेरे पास पड़ा ही रहेगा। तो लोगों को डेटा यूज करने की आदत डलवाओ, टिकटॉक लाओ, ये सब लाओ, जिससे कि लोग एडिक्टेड हो जाए, रील्स लाओ। और या आपका यूट्यूब का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ले लो, तो आप एक कंस्ट्रक्टिव बिजनेस कर रही हैं, ठीक। तो जब इकोनॉमी को खोला, तो इकोनॉमी में हम जैसे लोगों को, या तो अपने लोगों को ये एक मानसिकता दे, सरकारी नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, जिसको देखो नौकरी करनी है। नौकरी कैसे करेंगे? जब बिजनेस एक्टिविटी होगी तब तो आप नौकरी करेंगे ना, वहां जाके जब कोई पैसा आएगा तो आप उससे जुड़ेंगे।
तो वो सारी नौकरी, वो सारा का सारा बिजनेस गवर्नमेंट कर रही थी। स्टार्टअप में ये हुआ कि सरकारों को समझ में आया कि हम नहीं कर सकते सारे बिजनेस, क्योंकि ये जो 100 200 300 ब्यूरोक्रेट हर साल हम रिक्रूट करते हैं, ये नहीं बिजनेस आइडिया देंगे। बिजनेस आइडिया कॉमन मैन के आदमी, हो सकता है वो अनपढ़ वो हो सकता है अजीम प्रेमजी वो हो सकता है धीरू भाई अंबानी हो। धीरू भाई अंबानी क्लास 10 फेल था, आज उसने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिफाइनरी और पता नहीं क्या क्या खोल के बैठा हुआ है। ठीक है ना। सो बिजनेस इज अ नी, बिजनेस का मतलब है यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड देन फाइनेंशियल एप्लीकेशन। ये खोला गया लोगों के लिए। ठीक है ना, कि अब आप आइए बिजनेस कीजिए। इसको ईज किया गया, जिसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन निकाल दिया गया। अभी आपको ये यूट्यूब चैनल के लिए सरकार में जाके, अगर आपको मान लीजिए पेमा से पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई होती इंटरनेट की, उससे परमिशन लेना पड़ता कि तुम यूट्यूब पे चैनल मुश्किल खोलिए, था पहले वो। हमारे पास परमिशन लो हम्म, कि तुम क्या दिखाओगी क्या नहीं दिखाओगी, तो आपका चैनल सक्सेसफुल तो नहीं होता ना, फिर आप डर जाती। नहीं। और फिर आपको अगर इतनी ज्यादा वो बना दिया जाए कि आप रोज चक्कर खा रही है कि यूट्यूब चैनल खोलने के लिए रोज चक्कर खा रही है कि हमको परमिशन दे दो, हमको परमिशन दे दो, तो आप करती नहीं करती। और वो नहीं उससे करते। क्या, या फिर अब जब आपकी ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स खत्म हो जाता, फिर आप क्या करती, सरकारी नौकरी, बैंक पीओ का एग्जाम दे दी होती, दिन रात घस करके। अरे भाई, कितने लोग बैंक पीओ बन जाते, कितने बैंक पीओ बना दोगे, कितने बैंक क्लर्क बना दोगे, उनकी भी तो कैपेसिटी है ना। सही बाकी बात लोग है। क्या करेंगे। सो गवर्नमेंट रियलाइज दैट इकोनॉमी विल ओनली ग्रो व्हेन यू विल लेट पीपल डू द बिजनेस। उनको सोचने दो, करेक्ट। लेट देम हैव एन आइडिया। कौन किसके पास कौन सा बिजनेस आइडिया आएगा, कोई नहीं जानता। तो जब इंसानों को, जैसे आज इंडिया में आईटी, इंडिया वाले बार बार वो बोलते हैं ना हम लोग के यहाँ पे, कि आपके यहाँ पे इंटरनेशनल टेररिज्म है, हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हाँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू करने वाले ये प्राइवेट सिटीजन थे, जिन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि हमें बस करने दो। ये गवर्नमेंट का लाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शुरू करने वाले नारायण मूर्ति जी हैं, और ये एचसीएल वाले हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। इन लोगों ने उस समय इनिशिएटिव लिया कि यार ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे। तो जाके आज जो 1970 1975 के में किया गया इनिशिएटिव था, वो 25 साल में $200 बिलियन बन गया आपके लिए। $200 बिलियन प्लस नौकरी। कितने लोगों को नौकरी देता है वो सिर्फ और सिर्फ ये आईटी वाले देते हैं। और जब आईटी वाले नौकरी देते हैं तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो प्रोफेसर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए तो प्रोफेसर। फिर वहां पे शहर बच जाएगा, शहर बच जाएगा तो वहां पे चाट पकौड़े ये सब बिकेंगे, इकोनॉमी विल स्टार्ट ग्रोइंग। तो आईटी वाह। सिर्फ ये नहीं है कि उसको नौकरी दे रही है, आईटी से आपका इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड बढ़ेगी, उसके आसपास के शहरों के लोगों पे, छोटा आदमी होगा वो चाय की दुकान खोल लेगा, कोई आगे वो वहां पे पकौड़े की दुकान खोल लेगा, कोई होगा वहां वहां पे अपना बिरयानी की दुकान खोल लेगा, सबकी चलने लगेगी। ठीक है ना। सो गवर्नमेंट ने फिर ये गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ कॉमन मैन, कॉमन विमेन, कॉमन ह्यूमन बीइंग। तो फिर वो अब ये हुआ कि ठीक है, लेकिन एक मानसिकता 70 साल में बनाई गई थी, नौकरी नौकरी। तो बिजनेस करने को एक हमारे समाज में बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था, और बिजनेस करने का मतलब होता था कि पंचारी की दुकान खोल लो, चाट की दुकान खोल लो, मोहल्ले में जाके दूध की दुकान खोल लो, ये होता था बिजनेस। वो भी बुरी चीज नहीं है, वो भी अच्छी चीज है, वो अपना मेहनत का कमा रहा है। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार बिजनेस का फॉर्म भी शेप चेंज हो गया है। आज का बिजनेस क्या है, गूगल। गूगल का बिजनेस क्या है भैया, गूगल का बिजनेस क्या है कि आपने इंटरनेट पे कुछ डेटा डाला, गूगल का सर्च इंजन वो डेटा आपको बता देता है कि ये देख लो, ये सर्च कर रहे हो, ये डेटा है अवेलेबल, देख लो। ये गूगल का बिजनेस है। और गूगल जो है वो दुनिया की वन सबसे ऑफ द बड़े रिचेस्ट। सर्च इंजन। हम्म। तो आप गूगल सर्च इंजन बना, गूगल मैप बन गया। आज आप गाड़ियों में बिना गूगल मैप के कोई ड्राइव ही नहीं कर सकता। करेक्ट है। ठीक है ना। आपका भी है ना, मतलब उबर का एक ऐप है ना, उस ऐप में आपको वो क्या होता है कि आपको चोरी ना कर ले। पहले आपको, आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी होगा, आप अगर बेचारे किसी नए शहर में आए हैं तो मनमाना टैक्सी वाला बोलेगा, वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बोलेगा हम 5,000 रुपए लेंगे आपसे, 500 रुपए लेंगे, 400 रुपए लेंगे, कुछ भी लेंगे। आज आपको हैगल करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐप में डाला, एस्टिमेटेड फेयर आ गया, रूट भी आ गया, उसको कहना भैया चलो, पैसे पहले से तय। आपके बहुत दिमाग में ईजी। ये नहीं है कि मीटर उठ रहा है, कितना चल रहा है। पहले लोग कार में बैठे थे, डर जाते थे, भैया मीटर चला, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा ये। अब आपको सब सही पहले से बात है। पता है। ठीक है ना, फिक्स है। कि सब पहले से पता है। तो आज आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि देखो ऐसा है, बिजनेस लोग करेंगे, और इस बिजनेस को करने के लिए इनको इनकरेज करो। और बिजनेस वो वाले नहीं कि चाट पकौड़ियां और ये सब, ये भी जरूरी है, लेकिन आज जो वैल्यू एडिशन ऑफ बिजनेस है, बिकॉज देखिए आज ना हम एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी दुनिया में, डेटा वर्ल्ड में जा रहे हैं।
उन्होंने ये रियलाइज किया कि इसमें बच्चों को आप इनकरेज करें कि इसमें आए बच्चे। तो इसको कहते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप की पहली डेफिनेशन साला आप समझ लीजिए, कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। यानी जैसे आपने नया यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया तो वो स्टार्टअप नहीं है। नहीं। स्टार्टअप इज ओनली अ बिजनेस जब गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस को आइडेंटिफाई करती है कि ये बिजनेस स्टार्टअप है। नॉर्मली उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस को ही स्टार्टअप का दर्जा दिया जाता है। जैसे अब मान लें मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ उबेर जैसी, मान लीजिए मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ जो कोचिंग पढ़ाएगी बच्चों को, उसको स्टार्टअप का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फंक्शन नहीं है। सो देर इज अ मिसकंसेप्शन। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करती हैं, अब आप उस कंपनी से टूट करके अपना नया कंपनी बना लिया आपने उसी के बिजनेस का, तो वो स्टार्टअप नहीं होगा क्योंकि आपने नया कुछ शुरू किया। तो दैट इज नॉट इप्सो फैक्टो स्टार्टअप। स्टार्टअप इज ओनली व्हेन द रिकॉग्नाइज्ड फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एक डेटा एक लिस्ट लाएगी, ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप स्टार्टअप की कैटेगरी में जाएंगे। अच्छा, आप स्टार्टअप की कैटेगरी में होंगे तो क्या होगा, आपको 5 साल का टैक्स नहीं देना होगा। 5 साल तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। पब्लिक जो रेगुलेटरी मार्केट, ये जो कैपिटल मार्केट है, इसमें आपके लिए अलग से, आई डोंट नो हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और इन लोगों के लिए जो रेगुलेशन है पब्लिक मनी कलेक्ट करने की, उसको इजी बनाया जाएगा। सो स्टार्टअप इज अ गवर्नमेंट प्रोसीजर क्योंकि गवर्नमेंट समझ चुकी है कि हम बिजनेस, हम नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आर्मी में कितने लोगों को घुसा लोगे, बैंक में कितने लोगों को घुसा लोगे, आईएएस आईपीएस पुलिस ऑफिसर कितने लोगों को बना लोगे। अगर आपके यहाँ पे हर साल 1 करोड़ बच्चा जा रहा है स्कूल में, या पता नहीं 75 लाख बच्चे मान लीजिए आपके यहाँ स्कूल में जा रहे हैं, 50 लाख बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट में आर्मी में कितने लोगे, 10,000 ले लोगे, 20,000 ले लोगे, 50,000 ले लोगे, 1 लाख ले लोगे, बैंक में ले लोगे वाकई तुम 10,000। तो 50 लाख बच्चे स्कूलों से और यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं, उसमें से तुम्हारे पास मुश्किल से 1-2 लाख की नौकरी की कैपेसिटी है। बाकी कहाँ जाएंगे। सही बात। बाकियों मानसिकता तो चेंज करो ना, क्योंकि कई लोग तो बिजनेस इसलिए नहीं करते कि उनको ना सामाजिक टैबू लगता है, ओ यार उनका बेटा बिजनेस कर रहा है, बेकार हो गया। उनका बेटा देखो वो तो बैंक का ऑफिसर बन गया है, क्लर्को लग गया तो भैया बहुत बढ़िया है। इस मानसिकता से छुटकारा देना था कि आप करो बिजनेस करना अपने। आज आज स्टार्टअप का इतना क्रेज है इंडिया में, लोग नौकरियां छोड़ दें क्योंकि उनको आइडियाज आ रहे हैं, करो तो रिस्क तो लो यार, कुछ तो करो। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर नए लोग जुड़ते हैं, फिर आप नई चीज का नए आइडियाज लाते हो। अब जैसे एयर इंडिया थी, तो जब सरकारी बना दिया था तो जो एयर इंडिया का बुकिंग वाला होता था ना, वो कहता था भाई टिकट लेना है तो ले, नहीं तो निकल यहाँ से। आज क्या है कि स्टार्टअप के नाम पे जब आप लोग टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, नए 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 चीजें, बच्चे अपनी दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है ना। Startup is basically that business which concerns with the technology and science and these kind of activity. Not every business ipso facto is a startup. That needs to be understood. और स्टार्टअप के कई बेनिफिट हैं। तो बच्चों के गूगल जैसा इंस्टीट्यूट बना, गूगल जैसा बिजनेस बनाए, अमेजोन जैसा बिजनेस बनाए, चैट जीपीटी ओपन एआई सोर्स का जो आया है उसके जैसा कुछ बिजनेस बनाए, दैट इज स्टार्टअप। जिन लोगों को स्टार्टअप के बारे में जानना है, स्टार्टअप होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट और अदर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट व्हिच मेक्स यू स्टार्टअप, आप मेरी किताब पढ़ें और यू विल फाइंड द होल चैप्टर डेडिकेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप। सर जैसे आप मैं आप बता दें कि आपकी बुक कैसे मिल सकती है और इसका क्या नेम है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। अमेजन पे इजीली अवेलेबल है, जो इंडियंस हैं उनके लिए तो इजीली अवेलेबल है। जो पाकिस्तान में कैसे होगी, आई हैव नो आइडिया। तो पाकिस्तान वाला आपको मेरे ख्याल से मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर 2 अगर आप देखें, capital market and startups. So this is whole बड़ी अच्छी concepts here रहेगी, you'll find. बड़े लुक्रेटिव आइडियाज आएंगे इसको पढ़ने से। तो थैंक यू सो मच सर, इसको आपने टाइम दिया, आपने इतनी अच्छी बातें की और मुझे यकीन है कि बहुत से जो यूथ हमें देख रही होगी उनको अब अच्छे से समझ आ जाओगे कि स्टार्टअप क्या है और इसमें आपको कितना बेनिफिट्स मिल सकता है। और नौकरी की बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि मोदी जी ने जो है ना इंडिया के स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, जिसमें आपको ज़्यादा खपत करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी प्रोसेस है और वो चीज़ बहुत जल्दी से एक प्रैक्टिकल वे में आ जाती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी राह हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।